नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो भी चैनल पर नए हैं, हम चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विशाल भटनागर जी, जो कि चंडीगढ़ से हैं। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। धन्यवाद विश्वास जी, गोविंद विश्वास। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम की एक रूपरेखा होती है कि जैसे सबका एक डिफरेंट जर्नी होता है, सबका जो इस आर्ट फील्ड में आने का एक रास्ता जो है अलग अलग होता है। तो आपका जन्म स्थान, आपकी स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ हुई और आपने मास्टर्स या फील्ड में आप किस तरह से आए, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ गोविंद जी। काफी दिनों से पेंडिंग थी हमारी ये कन्वर्सेशन, और आप समय बिल्कुल आया तो गोविंद बोल अच्छा सकते लगा। हैं, जी लगाने की आवश्यक। ये बहुत नहीं नहीं फॉर्मल। गोविंद भाई। बिल्कुल। नहीं नहीं गोविंद। यस, डेफिनेटली। आप हमारे प्रिय हैं, है ना गोविंद जी। आप जो ये काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो निस्वार्थ भाव से जो आप ये चैनल का जो ये कार्य कर रहे हैं, दैट इज वेरी कमेंडेबल। और ये आर्ट फर्टर्निटी के लिए एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना, एक काम है जिसको आप बहुत ही अच्छे से संभाल रहे हैं। और इसके लिए आपको साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। अ, रही बात मेरी, मैं एक बड़े छोटे से शहर मुजफ्फरनगर, जिसका नाम अलग चीजों में ज्यादा फेमस है, हाँ। कुछ है ना, आप सभी लोग वाकिफ हैं। मैं वहां से हूँ, मेरी पैदाइश मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की है। और लगभग जो है जीवन के 20 वर्ष मैंने वहाँ पे बिताए हैं, जिसमें मेरा जो जन्म हुआ बहुत ही संपन्न और प्रतिभाशाली घर में हुआ, जहाँ पे जिसको कह सकते हैं, मतलब एक तरह का ललित कला संस्थान ही था मेरा जो घर था। वाह। तो मेरे घर, घर में सभी तरह की जो है कलाओं को फलने फूलने के लिए एटमॉस्फेयर जो जिसकी जरूरत होती है कलाकार, जी। वो शुरू से मौजूद थे। मैं अपने बचपन को याद करता हूँ तो मुझे आज भी मेरी मदर का वो, मतलब बिल्कुल चाइल्डहुड मेमोरीज जो बहुत धुंधली सी हैं, लेकिन वो लिंसेड ऑयल की खुशबू, और मेरी मम्मी का जो ईजल, और वो ईजल जो इंग्लैंड का था, बड़ा ना आर्टिस्टिक सा ईजल था उस जमाने में, पुराने। और वो जो लकड़ी का बॉक्स आता था, अटैची, जी। जिसमें ऑयल कलर के सारे विंसेंट न्यूटन के उस समय के केक आते होंगे ना उस समय। कलर्स वगैरह, मतलब वो मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज। हाँ हाँ, केक केक की भी मेमोरीज है मेरी। केक मेरे नाना, वो पे जब मैं अपने ननियाल में जाता था, वो मुरादाबाद, तो वहाँ उनकी वो मेरे को जो टेबल होती थी, आर्टिस्ट टेबल, वो देखने को मिलती थी, वो विंसेंट न्यूटन के केक देखने को मिलते थे। और वो बाद में मैं चुरा के भी लाया कुछ अपने शौक के हिसाब से। बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। हाँ। तो ये इस तरह की मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं। मतलब मेरे मदर म्यूजिक, फाइन आर्ट, सभी में पारंगत थे, और वो ही मैं बचपन से सब देखता सुनता बड़ा हुआ। मतलब घर में हर तरह के वाद्य, जिसको कहते हैं ना, मैं ललित कला संस्थान की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ पे तो हम ऐसा आपका कह संगीत सकते भी हैं है, कि आपका आपके जो पहले गुरु थे वो आपकी माँ। माँ और पिताजी दोनों। ओके। कि पिताजी, माँ का जो है रुझान फाइन आर्ट्स की तरफ था, जिसको कहते हैं पेंटिंग और म्यूजिक। जी। और मेरे फादर, ही वॉज अ वेरी रिनाउंड राइटर ऑफ वैदिक लिटरेचर। तो ओके। उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, प्रबुद्ध व्यक्तियों में उनकी गिनती होती थी। हाँ हाँ। उन्होंने काफी बुक्स भी लिखी हैं वैदिक लिटरेचर पे, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। ओके। तो वो साहित्य, कला, संगीत, तीनों का ही सम्मिश्रण मेरे को बचपन अभी से अपने मिला, पारंपरिक। मिलने फूलने को मिला। हाँ, मेरे फादर फादर साहब ने मेरी पहला सोलो शो मेरा, जो जब मैं
सिक्स स्टैंडर्ड में था, छठी क्लास ओके। में। तब मेरा पहला शो शो अरेंज किया गया। और तब मैं मतलब मेरे को पता भी नहीं था कि क्या है ये वो क्या एग्जीबिशन, होता लेकिन है? हाँ वो क्या होता है। ओके। तो जैसे बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में हाँ। सब अपना खेलने में व्यतीत करते थे, मेरा मेरा समय पेंटिंग में व्यतीत होता था। ओके। तो मम्मी के मैं जैसे बड़े बड़े ब्रशेज ट्वेल्थ के और बाद आप चंडीगढ़ से, जैसे आपने ये किया, बीएफए चंडीगढ़ से किया, तो वो जर्नी कैसे वहां तक पहुंची? ट्वेल्थ तक तो जिसको कहते हैं मैं साइंस साइड से पढ़ा हूँ। उसके बाद क्योंकि छोटा शहर था, हमें पता भी नहीं था कि आर्ट्स कॉलेज जैसी कोई चीज़ भी होती। बिल्कुल। तो मुजफ्फरनगर में वहाँ पे फिर लेकिन हाँ, जो बीए इन पेंटिंग और ड्राइंग होता था। जी। तो मैंने उसके बाद ट्वेल्थ के बाद मैंने उसमें एडमिशन लिया, बीए पेंटिंग एंड ड्राइंग्स। वहाँ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। और जैसे वाटर कलर और स्टिल लाइफ, ये वो थोड़ा सा हाथ मेरा वहाँ पे अच्छा चलने लगा। तब इन बिटवीन मेरे को किसी ने बताया कि ऐसे आपका हाथ बहुत अच्छा है, आप अच्छा काम कर रहे हो। हमारे टीचर ही थे, जगदीश जी, वो भी बड़े रिनाउंड आर्टिस्ट थे। ओके। तो उन्होंने एक सलाह दी कि आपको जो है बीएफए के लिए ट्राई करना चाहिए। तब मेरे को पहली बार पता लगा कि बीएफए जैसी कोई चीज़ होती है। तो तब मैंने ये चंडीगढ़ शहर में आया, यहाँ बीएफए में एडमिशन लिया। हाँ हाँ। फिर जैसे हमें पता है कि आपने मास्टर्स जो है खैरागढ़ से किया, तो जैसे बीएफए करने के बाद फिर आपने जी। और दूसरी जगह भी ये किया कि सीधे खैरागढ़ गए? नहीं, सबसे पहले तो ये है कि जैसे मैं पेंटिंग करता आया था, जी। बीए में मैंने पेंटिंग सीखी। लेकिन जब मैं यहाँ चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन लेने के लिए आया, तो मेरा एडमिशन स्कल्पचर्स में हुआ। तो स्कल्पचर के साथ पहली बार इंटरेक्शन हुआ, तो ऐसी कोई चीज़ हमने देखी नहीं थी। और आई वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम माई सिटी की जो बीएफए के लिए निकल के आया हो, कोई जिसने बीएफए में एडमिशन ली हो। तो पहले तो बड़ा क्रिटिसाइज हुआ कि ये भाई इतने प्रबुद्ध लोग हैं जिनका खुद का स्कूल है, वो अपने बच्चों को दूसरी जगह जो भी। है सही से शिक्षा नहीं सही से शिक्षा नहीं दे पाए, इसलिए शायद वो आर्ट्स 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 की तरफ इंक्लाइन हुआ है। हम्म। तो लेकिन उन सब चीजों मेरे कोई दे वर बात वेरी नहीं। बोल्ड। तो उन्होंने ऐसा परवाह नहीं करी किसी ने। तो वो मेरे को जब मैं इस कल्चर में एडमिशन यहाँ मिला, तो यहाँ पे ये होता है कि आपको कुछ समय बाद जो मान लीजिए सीट छोड़ के चले जाते हैं, तो आप पेंटिंग में भी नंबर आ जाता है। तो मेरे पेंटिंग में नंबर आ गया था। हाँ। बट विद इन दैट पीरियड, एक डेढ़ महीने का पीरियड था वो। तो उतने में मेरे को वो स्कल्पचर से वो प्यार हो गया। और उस मीडियम से इतना कनेक्शन हो गया एक एक डेढ़ महीने में, कि फिर मैंने ये मतलब जीवन में कर लिया कि मैं अब स्कल्पचर ही करूँ। नहीं, पर वो उसका तो उसका रिजल्ट आज फिर हम लोग बीएफए के में। सामने है। आज इतने बड़े बड़े, इतने सारे स्कल्पचर आप कर चुके हैं अभी तक, जो मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने अभी तक इतने बड़े बड़े स्टोन काटे होंगे। और वो जो होता है ना, सब ऊपर वाला तय करता है रास्ते, सिर्फ हम लोग तो मुझे लगता है कि कठपुतलियां हैं जो उनके इशारे पे चलते हैं। सोच लिया। ये तो तय होता है। बिल्कुल। वही। बिल्कुल तय होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो आप किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो सारी कायनात, है ना, वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि सारी कायनात आपको बिल्कुल उसकी तरफ बुलाने के लिए जुट जाती है। बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है कि मेरे साथ भी वही हुआ कि वो क्योंकि जो आर्ट के प्रति तो बचपन से एटमोसफियर मिला, वो उसके तरफ इंक्लाइंड हुआ। लेकिन साथ साथ जब स्कल्पचर से इंट्रोडक्शन हुआ, तो उसके प्रति जो प्यार जागृत हुआ, जो जो जिसको कहते हैं ना, जील जो अंदर से जागी उस सब्जेक्ट के प्रति, जी। ये दिस इज डिफरेंट, यहाँ पे हमें काम करना है। तो वो सारी कायनात फिर लग जाती है आपको बिल्कुल। उस तरफ आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, एक प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन के साथ हम बातचीत जी। को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। जी। तो ये प्रेजेंटेशन के साथ हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।
और ये जैसे आपका आर्टिस्ट स्टेटमेंट है, उसके बारे में भी हम प्रेजेंटेशन के साथ साथ बात करते हुए चलेंगे, क्योंकि जी ये प्रोग्राम ऐसा है जिसमें आर्टिस्ट की जीवनी के साथ उनके कॉन्सेप्ट, उनके आइडियाज कैसे एक्सप्लोर हुए। और क्योंकि ये मोस्टली है ना, छोटे छोटे जगह पे जो कॉलेजेस हैं वहाँ के स्टूडेंट लोग ज्यादा देखते हैं, हालांकि गैलरीज भी देखती हैं। वो बहुत सारे ऐसे जिन लोगों से बाद में बातचीत के दौरान मालूम पड़ता है कि वो लोग प्रोग्राम देखते हैं ये। और दूसरा, अच्छा। जैसे अच्छा, हम इस इमेज के बारे में जानना चाहेंगे। ये इमेज मैंने इसलिए इसमें प्रेजेंटेशन में डाली कि इसमें जो मैंने अभी बातें कही जी। कि मैं बचपन में क्या एटमोसफियर था। तो ओके। जैसे ये आप देख सकते हैं मेरे साथ मैं वायलिन पे हूँ छोटा, और मेरे बड़े भाई मेरे साथ खड़े हैं गिटार पे। ओके, वाह। और तो इसी तरह से मतलब मेरे घर में शायद ही ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट था जो नहीं था। सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, सितार, गिटार, एवरीथिंग ओके। बात, बजाने वाले भी और ताल वाद्य भी, और सब सभी तरह। ये कौन से ईयर का होगा ये? तो ये आई थिंक मैं 10 या 12 साल का होऊंगा इस समय। ओके। तो सिक्स क्लास, सिक्स में, फिफ्थ सिक्स में होंगे शायद। ओके। हाँ, तो ये इसमें साथ साथ आप बैकग्राउंड में इसी में देख सकते हैं आप, पीछे जो आर्किटेक्चर है जी। मेरे जहाँ पे मैं बैठा था अभी, तो ये सारा हमारे घर का आर्किटेक्चर था। काफी बड़ी हवेली नुमा घर था। बीच में ये तो आंगन जिसमें और मतलब फव्वारे। आंगन, हाँ। तो वो एक इसको कहते हैं ना, आर्किटेक्चरल स्टैटिक्स का भी एक जिसको है, वो मेरे बचपन से ही वो एक बीज मेरे अंदर था। जैसे डिजाइन फुल जो फर्श थे वो भी बड़े मतलब ट्रेडिशनल एस्थेटिकली बहुत ब्यूटीफुल थे। अभी मेरे पास बहुत ज्यादा फोटोग्राफ्स नहीं है उनके, हम्म। लेकिन हाँ वो एक पूरा पूरा इस तरह से बड़ा होता है, शानदार आपको मिला। एटमोसफियर था। जी जी जी। ये मेरे ख्याल से वहाँ का होगा ना, बीएफए का। ये बीएफए का है। बीएफए के समय में तो जब मेरे को बीएफए में आने के बाद मेरे को जब स्कल्पचर से मैंने इंट्रेक्शन हुआ, तो सबसे ज्यादा मेरे को माइकल एंजेलो और जो इस तरह के जो रियलिस्टिक फिगरेटिव जो स्टडी थी, वो यहाँ मेरे को करने को वो मिली। आई एम सो फॉर्चुनेट अच्छा, कि मेरे वो। मेरे एक भाई साहब हैं, उन्होंने एक दिन पूछा तुम्हारे फाइन आर्ट्स में न्यूड स्टडी होती है, पर वो क्यों होती है? जी तो वो उसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ये हमारे यहाँ तो बहुत ही नाम मात्र की हुई। वो यहाँ शायद आप हाँ उस समय बहुत था, अभी तो बंद हो गया है लगभग। जी। मैंने इसलिए कहा कि आई वाज सो फॉर्चुनेट कि हम्म। वो मेरे को मौका मिला वो न्यूड स्टडी का। और बहुत अच्छी मॉडल्स थी अलग अलग, जिनको मेरे को बनाने का मौका मिला। और चंडीगढ़ आर्ट्स कॉलेज के स्टूडियोज, बहुत बड़े स्टूडियोज थे जिनमें मैंने ये फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ कॉलेज की हिस्ट्री में मैंने लाइफ साइज कोई स्कल्पचर किया था। उससे पहले कभी लाइफ साइज किसी ने लाइफ स्टडी की नहीं थी। ओके। तो सब पहले छोटी साइज की 3/4 में कराते थे, हाँ हाँ। लेकिन ये और ये मेरे एक तरह से जो स्टडी वर्क था वो उसकी उसकी एक तरफ जो मेरा इंक्लाइनमेंट, मेरे मसल्स, बोन्स, इन सब की नॉलेज जो थी वहाँ पे मैंने एक्वायर की। हम्म। और बहुत मजेदार पीरियड था। आई वाज मतलब मैं टोटली अपने आप को इस तरह से लेके चलना चाहता था कि हाँ पोर्ट्रेट, इसमें मेरा मतलब बहुत इंटरेस्ट था, ओके। पोर्ट्रेट्स और लाइफ स्टडीज। ये कब का है? ये उसी दौरान बीएफए में ही मेरे को जैसे बताया कि ये इसी आर्ट वर्क पे मेरे को चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट का जो टॉप मोस्ट अवार्ड होता है स्कल्पचर का, वो मेरे को मिला था, एस एल पराशर अवार्ड। ओके। और साथ साथ उसके बाद मेरे को उसी उसी समय ये मेरे को पंजाब ललित कला अकेडमी का स्टेट अवार्ड भी मिला। तो अरे। वो एक तरह से वो अवार्ड्स की जर्नी वहाँ पे शुरू हो गई। हाँ हाँ। और क्ले मॉडलिंग में और पोर्ट्रेट्स में मेरे को जाना जाने लगा। वाह। जी। वो वही सब चीजें लेके फिर
ये एमएफए की तस्वीर है। ये पीछे वो इसमें भैया है ना, जो आपके पीछे खड़े हैं, शैलेंद्र जी, जो अब नहीं है इस दुनिया में। शैलेंद्र जी हैं जी, जो अब नहीं है। मेरा क्लासमेट था, बहुत बहुत अच्छा, ही ये अच्छा फोटो व्यक्तित्व खैरागढ़ था। का है। ये खैरागढ़ का है, फर्स्ट ईयर का है। ओके। इसमें शिव प्रसाद चौधरी मेरे टीचर, हाँ। और ये शर्मिला राय चौधरी, ये भी हमारे टीचर थे। ये ओके। शांति निकेतन से, बेसिकली शांति निकेतन में थे, लेकिन हमारे साथ इनका काफी आना जाना मिलना जुलना रहता था। मैं भी इनके पास काफी रहा हूँ, ओके। तो इनसे मैंने काफी कुछ सीखा है। तो मेरे लिए गुरु से भी बढ़ के। बिल्कुल। जी जी। तो ये अजीत चक्रवर्ती, ये भी शांति निकेतन के एचओडी थे स्कल्पचर के, और इनके साथ भी हमारा काफी इंटरेक्शन बार बार होता था। इनके साथ भी हम रहे, शांति निकेतन में भी रहे, तो बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे, और ये बहुत कुछ समझने को मैं मिला। एक और चीज यहाँ देख पा रहा हूँ, उनके हाथ में एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर है, जी जी, डॉक्यूमेंटेशन। वो राजेश शर्मा जी हैं। राजेश शर्मा जो गढ़ी वाले, आप जानते होंगे, वो मेरे साथी थे, ओके। उनके पास भी रिकॉर्ड करते थे। डॉक्यूमेंटेशन तो होगा बहुत सारे लोगों का, क्योंकि जब टेप रिकॉर्डर है उस समय वो उसका इस्तेमाल करके रिकॉर्ड तो होगा आज भी, जो उनके वॉइस। हाँ, इन्होंने डिसर्टेशन उसके अपना अजीत चक्रवर्ती चक्रवर्ती जी के ऊपर किया था। ओके। मुझे याद है उस समय सारी चीजें रिकॉर्ड करते थे। हाँ हाँ। तो बड़ा कुछ सीखने को मिला। अब ये बड़ा, जब इनके ये आए थे, हमें हमने एक एग्जीबिशन इनके ऑनर में लगाई थी, ओके। देवी प्रसाद राय चौधरी के बर्थडे के ऊपर। तो मेरी एक इंस्टॉलेशन है, ये बैक बैक ड्रॉप में आप देख रहे हैं। हाँ हाँ। ये मैंने इंस्टॉलेशन किया था। वो जो जो ये आप सर्कल देख रहे हैं, इसके अंदर आप झांक के उसका एक रिव्यू ले सकते थे, अदरवाइज इट वाज ब्लैक ओके। बॉक्स। तो वो मेरी पहली इंस्टॉलेशन थी। इंस्टॉलेशन। तो उसी के बारे में काफी डिस्कशन हुई। आर्ट को कैसे लेके आगे बढ़ना है, कैसे इंस्टॉलेशन को समझना है, कैसे स्कल्पचर को समझना है। तो ओके। जो रियलिस्टिक और उस तरह का अप्रोच मेरी थी, हम्म। यहाँ से इंक्लाइन हुई कि कैसे इन सब लोगों से डिस्कस करने के बाद कि कैसे अपने आप को समझना है, कैसे अपने आर्ट को, आर्ट आर्ट है क्या, हमने आर्ट करनी क्यों है, किस लिए आर्ट की जरूरत क्या है। दूसरा दूसरा एक चीज, अभी हाल काफी। फिलहाल आधे घंटे पहले मेरी एक आर्टिस्ट से बात हो रही थी। तो वो एक जी नवाचार जो होता है, जैसे आपने इंस्टॉलेशन किया तो उस समय भी ऐसे बोलने वाले तो बहुत सारे होंगे कि क्या किया है। तो ये तो हर एक का फेज होता है कि वो तो अभी जी जो जी। नए लोग बहुत सारी ऐसी नई चीजें करते हैं, उन लोगों को भी फेस करना पड़ता ही होगा ऑब्वियसली। तो उनके लिए आप क्या हाँ, बोल। मैंने बार बार एक चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि आई वॉज सो फॉर्चुनेट। हम्म। मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मेरे 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 को ऐसे लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ, ऐसे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ, कि जिन्होंने जिन्होंने मेरे जो अंदर उपज रहे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे उनके आंसर वो सही समय पे दिए। तो वो डिस्कशंस, वो अपने अपनी बातों को एक्सप्रेस करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और मतलब जिसको कहते हैं ना, सही समय पे, हम्म। है ना। जब हम एकेडमिक्स की बात करते हैं, तो क्या क्या चीज कौन से समय पे जरूरी है, वो समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मेरे को गाइडेंस हर हर जगह पर, हर पायदान पे मेरे को सही गाइडेंस मिली। तो उसकी उसी की वजह से शायद मैं सही रास्ते पे चल पाया, सही समय पे सही सारी चीजें कर पाया। बिल्कुल। अच्छा, ये काम कब का है। ये बीएफए के समय का है, लास्ट मतलब आई मीन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, ओके। अ, जब थोड़ा थोड़ा रियलिस्टिक से हटकर मैं कुछ अ, धुंध में अपने कामों को, अपने अंतर्मन को खोजने की कोशिश करने लगा था। तो हम लोग उस टाइम बड़ा स्केचिंग बहुत करते थे। तो हम्म। पूरी पूरी रात कभी पीजीआई में जाके, पीजीआई यहाँ चंडीगढ़ में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके, और कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी बस स्टैंड। तो
ये जैसे आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स वगैरह की ये काफी शो देखते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप, वो एक जगह जाके स्टक हो जाते हैं कि ठीक है, हमें टेक्निक तो बता दी जाती है कला संस्थानों में कि कैसे टेक्निक के थ्रू कैसे बनानी है चीजें, है ना, कैसे बिल्ड होती है स्कल्पचर में, पेंटिंग में, है ना, कैसे एप्लीकेशन है। बट बनाना क्या है, ये बताने वाला कोई नहीं होता। तो वो एक खोज, वो आपकी जद्दोजहद आपके अंदर पैदा होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है सही टाइम पे। तो ये सेकंड ईयर थर्ड ईयर में मेरे अंदर एक जद्दोजहद स्टार्ट हो गई थी कि मैं जो चंडीगढ़ में बुल बड़े स्ट्रॉन्ग बिल्ट वाले स्ट्रॉन्ग बुल होते थे, और उस समय इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं था। अभी मतलब आपको आराम से सड़कों पे देखे जाते हैं, आजकल नहीं मिलते इतने। हाँ हाँ। अ, लेकिन उस समय सड़कों पे मिल जाते थे हमारे समय। तो जब हम स्केचिंग करते थे तो मेरे को वो अंधेरे में बैठे हुए बुल की जो स्ट्रॉन्ग पावरफुल बैठा हुआ भी स्ट्रॉन्ग लगता है, वो स्ट्रॉन्गनेस को मैंने उसको अंधेरे अंधेरे में कॉपी करने की कोशिश करी काफी। मल्टीपल स्केचिंग में वो 2-3 साल मैंने स्केचिंग करी, तो उसका रिजल्ट अल्टीमेटली फिर मेरे स्कल्पचर्स में दिखने लगा। तो मैं ओके। भूल को लेके मैंने लगभग 4-5 साल मैंने भूल को लेके काम किया। काफी सारा तो काम। उसमें डिफरेंट, जी जी, उसमें ओके। ये उसके बाद जब मैं खैरागढ़ में आया तो ये नागा सीरीज मेरी वहाँ पे स्टार्ट हुई, जिसको काफी अप्रिसिएशन मिली। हाँ हाँ। और इसको साउथ जोन कल्चर सेंटर का अवार्ड भी मिला था 2000। कौन से? का वर्क है मेरा। ओके। और ये भी एक बड़ा मतलब रोचक किस्सा है मेरी लाइफ का कि जैसे अभी बात करेंगे हम बनाए क्या। हाँ। तो जब स्केचिंग का शौक होता है तो आप कहीं, या आप ढूंढ रहे होते हो अपनी फॉर्म्स या अपनी चीजें, तो आपको बहुत सारी चीजें हर जगह दिखने लग जाती हैं। कुछ बिल्कुल। लोग बादलों में देखते हैं, कुछ कहीं देखते हैं, कुछ पत्तों में देखते हैं, कुछ पेड़ों में देखते हैं। मेरे को ये जो वॉल के ऊपर फंगस लगती है वहां से ये इमेजेस मिली। ओके। तो उसके ऊपर मैंने पूरी पूरी सीरीज मैंने फिर ये नागा उसके ऊपर, क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला था तो हरिद्वार काफी पास है हमारे। हाँ तो हाँ। वहाँ हरिद्वार में काफी नागा उसको मैं वहाँ देखता था। तो वो वैसे प्रभावित करते थे, लेकिन कभी अपने आर्ट वर्क में कैसे आए वो कभी सोचा नहीं था। लेकिन जो जो वॉल की फंगस होती है, जो सीलन होती है, वो भी दिखने लगे। उससे मेरे को ये इम्प्रेशन आया, और उससे फिर मैंने मल्टीपल उसमें इमेजेस क्रिएट किए और फिर उस नहीं, पर कल्चर्स ये में तो होता कन्वर्ट है, किया। आप जैसे सनातन जो कल्चर है वो तो, अगर आप उस ऐसे जगह हरिद्वार जैसे जगह पे हैं और दूसरी तरफ इलाहाबाद है जहाँ कुंभ, इतने सारी चीजें होती हैं, वो ऑब्वियसली वो सबकॉन्शियसली आ ही जाता है, मुझे लगता है कि कामों में। जी जी जी, बिल्कुल। यही यही तो चीजें होती है कि आप अपने माइंड से कैसे खेलना है, अपने अपने अंदर की सबकॉन्शियसली बहुत बहुत कुछ हमारे हार्ड डिस्क में, हमारे, है ना, इस अंतर मन में होता पड़ा है। हुआ बिल्कुल। है। बट वो जब मंथन करेंगे आप तभी वो चीजें बाहर निकल। ये अ, भी उसी सीरीज का पार्ट है, ये अग्निदेव में कन्वर्ट किया था मैंने, ये भी वही फंगस से ही इंस्पायर होके ओके। इसमें। हाँ, तो एब्स्ट्रक्शन कैसे अभी अभी एक मतलब। सबकॉन्शियस का वो मुझे याद आ रहा है कि ये जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारे कॉलेज में है ना, जब भी कोई आर्टिस्ट बाहर से आते थे तो उनका एक प्रेजेंटेशन होता था। तो वो जी प्रेजेंटेशन अब मैं है ना जूम के जरिए ये करता हूँ। तो वो अच्छा है। जी जी अच्छा, मतलब मुझे वही सबकॉन्शियस का वो आ रहा है कि वो मेमोरीज को मैं कैसे अपने ये काम में इन्वॉल्व कर रहा हूँ, और जो कि मेरे ख्याल से दूसरे लोगों को काम आएंगे। जी अच्छा, ये स्लेट है ना, पुराने जमाने में ऐसे स्लेट हुआ करते थे लकड़ी के। जी जी, ये स्लेट होते थे क्योंकि मैंने बताया जैसे हमारा हमारा भी स्कूल था एक अपना। मम्मी मेरे प्रिंसिपल भी थे, अपना स्कूल चलाते थे, मम्मी पापा लोग दोनों। ओके। तो पहले जमाने में स्लेट चलती थी, तो धीरे धीरे स्लेट्स का ट्रेंड खत्म हो गया, लेकिन हमारे यहाँ स्कूल में ढेरों स्लेट्स थी जो हम बच्चों के लिए करते थे। तो वो जब मैं आर्ट फील्ड में आ गया, इसका अपना PFMFA कर लिया, तब मैंने
ये स्लेट्स को लेके मैंने कुछ काम करना स्टार्ट किया, ओके। तो वो मतलब मेरे काम का पार्ट बन गए। वाह। वही काफी इसमें आपके मैंने काम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब आसपास में ही रहते हैं, मुझे लगता है वो सिर्फ हमें सब देख आसपास। ढूंढना होता है। जी 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 बिल्कुल। ये भी उसी का पार्ट है। दूसरा दूसरा वर्क वो नागा सीरीज का था, ये डिफरेंट है, ये रेस्टलेस है। इस वर्क ने मेरे को काफी सारे अवार्ड दिलाए। इसमें आईपैक्स अवार्ड भी है मेरा, और भी एक अवार्ड है। मैंने देखा आपका अभी ये भी। 14-15 पेज का बायोडाटा स्क्रॉल करते करते। जी बहुत सारी शुभकामनाएं उसके लिए। जी थैंक यू सर। इंस्टॉलेशन। वो वर्क मेरा म्यूजियम के कलेक्शन में, चंडीगढ़ म्यूजियम। वाह। ये भी एमएफए के टाइम का ही काम है। ओके। रिदम ऑफ लाइफ, ये लाइफ थोड़ा बड़ा साइज का काम था। क्या साइज होगा ये? ये अराउंड 6 फीट बाई 4 बाई 4। ओके। वाह। ये भी एमएफए में जब धीरे धीरे मेरा झुकाव अध्यात्म की तरफ हो गया। अध्यात्म मतलब मैं अध्यात्म से मेरा मतलब है जो, जैसे मैंने बताया कि मेरे फादर वैदिक लिटरेचर की नॉलेज रखते थे, जी। तो वहाँ से मैंने वो चीज़ें, बुक्स मेरे अवेलेबिलिटी थी, उनकी खुद की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, तो वो मैंने पढ़ी। और धीरे धीरे जब सब्जेक्ट के लिए हम काम करते हैं तो ये चीज़ें, अ, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, वहाँ पे भी मेरे को ये चीज़ें सामने आई, तो फिर एक जिसको कहते हैं ना कि वो कनेक्शन, जब आप जद्दोजहद कर रहे होते हैं तो वो नेचुरली वो मंथन से आपके सामने आनी शुरू हो जाती है। तो ये मेरे बचपन से ही चीज़ें मेरी जुड़ी हुई थी, बिल्कुल। क्योंकि वो लिटरेचर में पढ़ रहा था, वो लिटरेचर में देख रहा था, उनका इम्प्लीमेंटेशन में देख रहा था। तो उन सिंबल्स को लेके, जो वैदिक सिंबल्स थे उनको लेके मैंने काम स्टार्ट किया एमएफए सेकेंड ईयर में। जी। देन मेरे जो ये ट्रायंगुलर सीरीज और मिक्स मीडिया काम है, हम्म। ये स्टार्ट हुए। ये फाइबर है या स्टोन है? ये फाइबर फाइबर था, ये बड़ा वर्क था अच्छा, अराउंड दूसरा दूसरा फोर एक फीट सवाल हमेशा हर 6। कोई स्टूडेंट लोग पूछते हैं कि सर हम लोग जैसे बीएफए करके आते हैं, मास्टर्स के लिए कहीं और जाते हैं, तो वहाँ टीचर्स का या सीनियर जो आर्टिस्ट हैं वो उनके इन्फ्लुएंस से है ना, कुछ काम वहाँ के ट्रेडिशनल जो आर्टिस्ट कर रहे हैं ऐसा हो, तो ये सबके साथ होता है? होता है, लेकिन मैं फॉर्चुनेट था कि हाँ। मेरे पास ऐसा नहीं हुआ, बहुत क्योंकि सारे। हमारे, हाँ, जो शिव प्रसाद चौधरी मेरे टीचर थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने, जिसको कहते हैं ना, गाइडेंस मिली, और शर्मिलता, अजीत चक्रवर्ती, इन सब की गाइडेंस मिली, जी। जिसके कारण कि मैं अपने आप को खोजने के तरफ चला। तो उसमें फॉर्म्स भी हमने, मतलब उन्होंने उनकी गाइडेंस के थ्रू, कभी भी किसी की तरफ उन्होंने, उनका एक ही चीज होता कि देखो, एग्जीबिशंस देखो, काम देखो, दूसरे के खूब काम देखो, कैसे काम हो रहे हैं, क्या काम हो रहा है, क्या हो चुका है, पर वो भूल जाओ, लर्निंग एंड अनलर्न, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम में नहीं सूत्र दिखता। दिया गया, है ना। तो उस पे मैंने बड़े शिद्दत से काम किया कि अनलर्निंग, कि जहाँ पे आज भी मेरे मेरे स्टूडियोज में कई सारी ऐसी सीरीज पड़ी है जो मैंने शुरू करी, जी। और जहाँ कहीं मेरे को लगा कि ये कहीं किसी के साथ जुड़ती है, सिमिलर है, तो छोड़ वो मैं उनको वहीं पे छोड़ देता हूँ। तो वो एक बड़ा मेरे को आशीर्वाद है गुरुओं का, कि हाँ, आप अपना अपना एक रास्ता ढूंढना है, उसमें इन्फ्लुएंस दी स्टूडियो में आपने होना अलग चीज काम है। किया है, पीछे जो जी, काम दिख रहा है ये भी वही सीरीज का है ना? ये उसी सीरीज का है, इसी सीरीज के काम पे मेरे को नेशनल भी मिला अरे वाह। था। रेड वाला आप देख रहे हैं, इसके ब्रॉन्ज, इसका इसी तरह का ब्रॉन्ज में वर्क था ओके। इसके ऊपर। हाँ हाँ। जी जी। तो ये सीरीज मेरी लगभग 10 से 12 साल चल रही है, सारी सीरीज, जिसको काफी अप्रिसिएशन मिली। आई मीन, ठीक है, लोग लोग
जानते हैं आज शायद इस नाम से, इस सीरीज के नाम से, वाह। जिसमें ये पर वो होता है बिगफुट। ना, एक समय के साथ साथ है ना, आपके काम का और आपका थॉट और आपके जो जैसे मीडियम भी चेंज होते जाते हैं। वो होना जरूरी है सर, क्योंकि बिल्कुल। अगर 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 समय के साथ में आपके चेंजेस नहीं आए तो एक रुका हुआ पानी वो फिर बदबू मारने लग जाता है। तो बिल्कुल। वो अगर आप कॉन्स्टेंटली आपने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे तो आप फिर रुक जाते हैं। वो जरूर होता है कि जैसे आपको समाज में अवार्ड, एप्रिसिएशन, ये सारी चीजें मिल रही होती हैं, पर उसके बावजूद तो हम वही कंटिन्यू करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, ये अगर बहुत सारे एप्रिसिएशन लोग मिल ऐसे ही रही है, करते हैं, लेकिन उसमें वो लेकिन हाँ, उसको छोड़ के आगे निकलना वो एक बहुत जरूरी है। बड़ा फील का काम होता है। बिल्कुल। तो वो मैं कर पाया हूँ, उसके लिए मैं फॉर्चुनेट। ये सारी वही सीरीज है सर, अलग अलग तरीके से मैंने उस सीरीज को यूज किया। ये बीच में क्या वुड यूज किया है, जैसे पैर का जो पार्ट है और बीच का जो पार्ट है उसमें? नहीं, ये कॉटन थ्रेड्स है। ओके। मैंने इसमें डिफरेंट, हाँ, मीडियम्स यूज किए हैं। इसमें बहुत सारे चीजें हैं, स्टील भी है इसमें, फाइबर भी है इसमें, कॉटन थ्रेड भी है, वाह। ग्लास भी है। तो मल्टीपल इसमें मीडियम्स है, इसको यूज की। ओके। वाह। ये इसी तरह से मैंने एक्सपेरिमेंट्स काफी किए हैं अपने काम के साथ, हाँ हाँ। कलर्स के साथ और मीडियम्स के साथ। ओके। ये कुछ एग्जीबिशंस की मेरी मेरे ख्याल से फोटोग्राफ है। ये जहांगीर में शो था मेरा शुरू। वाह। ये लाइफ साइज का वर्क है। ये मैं मास्टर्स के बाद मैंने 3 साल डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर में एज ए लेक्चरर पढ़ाया। ओके। तो उस दौरान मैंने काफ़ी इस तरह के काम भी किए वहाँ पे, आर्ट एक्ट, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन जो स्कल्पचर को इंट्रोड्यूस मैंने वहाँ पे किया, और उसके साथ काफ़ी बड़े बड़े काम भी किए। वाह। ये आज भी लगा हुआ है। सही। ये डॉक्टर बीपी काम्बोज जी हैं, ये उस समय के ही है, अवार्ड दे रहे हैं। वाह। ये प्रेस्टिजियस कुछ, ये कनाडा में है। मेरे भाई वीर सिंह बड़े फेमस पोएट हुए हैं हम्म। पंजाब के। अच्छा, उनका पोर्ट्रेट है ये? उनका पोर्ट्रेट में मैंने बनाया। ये मतलब ये भी 2000 के आसपास का ही काम है। ये कनाडा में लगा हुआ है। ये सब ये ब्रॉन्ज में? डॉक्टर पीसी बरुआ। हाँ, ब्रॉन्ज। ओके। इसके लिए तो पूरा सेटअप चाहिए होता है ना। आप मॉडलिंग तो ठीक है, फिर उसके बाद वो ब्रॉन्ज पिघलाना, पोरिंग करना, ये सब चीजों के लिए। ये बड़ा, हाँ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है सर। इस कल्चर में यही है कि आप चाहे ब्रॉन्ज का प्रोसेस है या स्टोन का प्रोसेस है, तो सारे ही प्रोसेस डिफरेंट हैं और डिफरेंट माइंड सेट के साथ होते हैं। और उनका सबका हर स्टेप का बड़ा ही आनंददायक सफर है, बड़ा मजेदार। इसमें आप कोई भी स्टेप मिस नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये भी मेरी एग्जीबिशन का है। मैंने पेंटिंग की भी एग्जीबिशंस की। ओके। साथ साथ पेंटिंग भी अभी भी चालू है? अभी कम समय मिलता है, लेकिन हाँ, बीच में कभी कभी कर लेते ओके। हैं। ये भी मेरा स्कल्पचर का शो था उसी समय, जेडब्ल्यू मेरियट में हुआ था, हाँ हाँ। 2005 में थे। ओके। ये कुछ सोलो शोज के। ये कहाँ की गैलरी है? ये ये पैलेट आर्ट गैलरी है जोधपुर ओके। था। ये म्यूजियम, गवर्नमेंट म्यूजियम का है। हम्म। यहाँ पे भी शो किया था। उसके बाद एमएफए के बाद ये कंटिन्यूअसली जिसको कहते हैं एग्जीबिशंस और वर्कशॉप्स, इनका प्रोसेस स्टार्ट हुआ। हम्म। कंटिन्यूअसली काम करते रहे। ये भी ब्रॉन्ज है ना? ये 2000,
ये ब्रॉन्ज है। ये इस पे मेरे को स्टेट अवार्ड पंजाब चंडीगढ़ एथिकल अकेडमी का मिला था 2013 में। और ये काम मेरा अभी लंदन में भी ऑक्शन हुआ है। वाह। ये भी उसी सीरीज का काम है। हम्म। इनके ये साइजेस भी क्या अवार्डेड होते वर्क है। ये साइज है सर इसका अराउंड 2 फीट बाई 2 फीट। हैं? ओके। ये भी लंदन में ऑक्शन हुआ है सर इसका। वाह। ये इस पे मेरा नेशनल अवार्ड था सर। तो ये सब उसी सीरीज के हैं ना? ये सब उसी सीरीज के हैं सर। ये 2014 में मेरे को नेशनल अवार्ड मिला इसके ऊपर, CICC। ओके। ये ये भी अराउंड 2 फीट हाइट का स्कल्पचर है ब्रॉन्ज का। ये भारत भवन इसमें लग रहा है। भारत भवन पे है जी। भारत भवन में एग्जीबिशन भी थी, वहीं पे तो स्टेशन। 28 नेशनल एग्जीबिशन कंटेम्प्रेरी आर्ट। 2 लाख का अवार्ड पहली बार मिला था। ओके। वो तो भूरी आंटी दिख रही है, ये कहाँ का है? ये भारत भवन। ओके। ये इंडियन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स अमृतसर, हम्म। वहाँ पे मेरे को अवार्ड मिला था national award। ओके। ये कृष्णा शेट्टी सर के बीच में जो है वो कौन है? का नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये इंडियन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के आई थिंक ओके। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट। हाँ। ये कैंप का है। ये जबलपुर आर्ट्स कॉलेज में कैंप हुआ था स्टूडेंट का। हाँ, वो काम मैंने देखा है अभी कुछ ही देखा समय। है हाँ हाँ हाँ। जी। ये बड़ा अच्छा कैंप था। वाकई। और ये इतना, पंजाब मैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज। होता हूँ, इतने बड़े स्टोन काट के उसको एक के ऊपर एक रख के, अभी वो अंबाला में भी हमने जो कैंप के दौरान देखा वो तो अद्भुत है। माइंड ट्री। बिल्कुल। और वो मेरे ख्याल से वो ये जैसे स्कूल है ना इंडिया में, कहीं और कोई दूसरे स्कूल तो इस तरह के कुछ कर नहीं रही है। मैं हर बार टॉक। वो बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वही। स्कूल्स में इस लेवल के प्रोग्राम आर्ट के कराना वो बहुत बड़ी बात है। मोहन सिंह ने इस कमेंडेड डूइंग कमेंडेड। बिल्कुल। ये मेरा वर्क ब्लैक मार्बल में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में लगा हुआ है। हम्म। ये भी काफी बड़ी वर्कशॉप थी जो हमने ऑर्गेनाइज की। ब्लैक मार्बल में कोई एक मार्बल ऐसा आता है ना जो काटने में बहुत दिक्कत होती है? ब्लैक मार्बल में एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ डिफेक्टेड मार्बल होते हैं जिसमें डिफेक्टेड भी नहीं कह सकते, वो नेचुरल है। ओके। बीच में क्वार्ट्स होते हैं, तो हाँ। वो क्वार्ट्स वो तो काटना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। ओके। क्वार्ट्स वो हाँ, नेचुरली कुछ बीच में आते हैं, माइंड ट्री वो में आपको देख के लेना होता है। हाँ जी। माइंड ट्री में कुछ ऐसे स्टोन पड़े हुए थे, मुझे मोहन भैया ने बोला कि वो तो बहुत डिफिकल्ट वाला ये स्टोन है। हाँ वो होता है एक्चुअली क्वेरी के कौन से पार्ट से आप स्टोन लेके आए। जब स्टोन हम लेके आते हैं तब वो देखना होता है कि स्टोन में क्वार्ट्स है नहीं है। तो ओके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चक्कर में आई थिंक मैंने इंडिया की सारी क्वेरीज को देखा हुआ है हाँ जा हाँ। जाके। ओके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टोन लाने से पहले स्कल्पचर के बिल्कुल। लिए तो स्टोन की पर क्वालिटी क्या है जी। ये जयपुर जवाहर कला केंद्र का है, वहाँ पे भी 2010 में आई थिंक सिम्पोजियम था। ओके। वहाँ पे काफी मेरा काम लगा हुआ है जवाहर कला केंद्र। ये काफी काफी 2010। ये वुड है। ये वुड एंड मेटल ओके। दोनों है। अपर पार्ट और डाउन पार्ट जो है इसका दोनों मेटल है, बीच में वुड है। हाँ हाँ। तो ये राजेंद्र टिक्कू जी हैं जो पद्मश्री राजेंद्र टिक्कू जी स्कल्प्टर है।
उनके कोलेबोरेशन में हमने यहाँ पे उनकी मेंटरशिप में हमने चंडीगढ़ एथिकल एकेडमी में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें उसमें मिक्स मीडियम में ब्रॉन्ज एंड वुड में कैसे स्कल्पचर्स करें, वो उनके साथ हमने वर्कशॉप की थी। उनके खुद के काम भी तो बहुत ही अद्भुत हैं, मतलब वो एक। हाँ, एक्चुअली वो अद्भुत काम जो उनके मल्टीपल डायमेंशन है उनके काम में, जो अपने काम में कलर्स भी यूज करते हैं जी। और डिफरेंट मीडियम्स भी यूज करते हैं, तो उसी तरह ये मल्टीपल मीडियम्स को कैसे ब्लेंड करना है, किस तरह से, वो उनकी मेंटरशिप में हमने ये वर्कशॉप यहाँ ऑर्गेनाइज की थी, तो काफी ये भी अप्रिशिएबल बात। बिल्कुल। ये भी मेरा वर्क 2005 का है, जो डॉक्टर बी एन गोस्वामी जी के पास कलेक्शन में था। हम्म। वाह। ये वर्कशॉप पे ये राजेंद्र जी। इसके बाद ये वर्कशॉप्स, इसके बाद मेरे को काफी मतलब 2014-15 के बाद एथिकल एकेडमी में एज अ सीनियर मेंबर मैंने ज्वाइन किया, तो उसके बाद मेरे को काफी मौके मिले स्टोन कार्विंग कैंप ऑर्गेनाइज करने के, ओके। सिंपोजियम ऑर्गेनाइज करने के। तो मैंने उस समय मैंने अ, ये स्टोन कार्विंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, कोऑर्डिनेट की, कैंप डायरेक्शन की। तो बहुत कुछ सीखने को, सुनने को, समझने को मिला। तो ये इन जैसे एक एक कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करने से पहले कुछ अगर थोड़ा सा ब्रीफ में आप ये दे दें, जानकारी दें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो करवाना तो चाहते हैं लेकिन इन सब की चीजों के बारे में है ना नॉलेज नहीं होता है। तो हम्म। अगर थोड़ा सा आप उसको ब्रीफ में समझाएं तो अच्छा रहेगा। स्टोन कार्विंग की अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अच्छा स्टोन एक्वायर करना, बिल्कुल। और प्लस आपका जो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्कल्पचर में हर स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज मेटल कास्टिंग और स्टोन कार्विंग। जी। तो वो जैसे ये टीम है, ये पूरी मकराना, मैं बीच में बैठा हूँ, इसमें सारी ये टीम है हमारी मकराना की कार्वर्स की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अच्छा, वो किसी लोग भी आते हैं सिंपोजियम साथ का। में हेल्प करने? हाँ, क्योंकि जैसे अकेले तो पॉसिबल मोन्यूमेंटल इतना बड़ा काम ये करना। मोन्यूमेंटल वर्क्स हैं, तो आप एक लिमिटेड टाइम में आपको कंप्लीट करना होता है, तो बिल्कुल। मोन्यूमेंटल वर्क्स में हेल्प डेफिनेटली लगती है। आप अकेले करें तो फिर में काफी समय लगता है ना। तो स्टूडियो में आप तो अपना काम करते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब इस तरह के ये सिंपोजियम ऑर्गेनाइज करे करे जाते हैं, तो हम्म। डेफिनेटली इसमें हेल्प की नीड जरूरत होती है। तो बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी वो होती है कि हाँ, आपको अच्छे कार्वर्स और अच्छी टीम प्रोवाइड हो, और सारा सिस्टम हो, कैसे क्रेन को हैंडल करना है, कैसे स्टोन्स को हैंडल करना है, क्योंकि ये एक बड़ा रिस्की भी होता है कहीं ना कहीं, अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल। वो कुछ दुर्घटनाएं भी हो सकती घटनाएं भी हो सकती हैं। अच्छा, एक हैं। एक जैसे दस दस एक अगर स्कल्प्टर का एक कैंप ऑर्गेनाइज करना हो तो अप्रोक्स कितना ये होता है, ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग पूछते हैं। वो और वो मुझे लगता है कि हम अगर ये इस प्लेटफॉर्म पे बात भी करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कई सारे लोगों के मन में प्रश्न भी होंगे और वो लोग जी जी वो भी करना चाहते हैं, इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, पर कोई खुल के बोलता नहीं जी। है। दिक्कत है ये। नहीं नहीं, बड़ा सिंपल है, सब कुछ सामने है, ऐसा कुछ छुपा हुआ है नहीं इसमें। जी। तो क्योंकि ये आप स्टोन स्टोन का साइज का है, आप कितना बड़े साइज का स्टोन लेना चाहते हैं, मेन मेन खर्चा तो आपका स्टोन का है। तो उनका। इन तो स्टेन स्टोन के रेट्स आपको पता है, मतलब ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है, आप किसी भी क्वेरी से जाके पता कर सकते हैं, है बिल्कुल। ना, डायरेक्टली पता कर सकते हैं, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं नहीं है। तो हम लोग बता सकते हैं कि हाँ, कहाँ जाना है, किस किस प्रॉपर जगह पे जाना है, किस तरह के स्टोन पे जाना है, तो कौन सी जगह जाना है ना, कौन से सप्लायर पे जाना है, तो वो कोई छुपी हुई चीज नहीं है, बिल्कुल। सबको पता है। दूसरा, ये आपका इसमें जो होता है कि वो ऑनरेरियम का होता है कि आर्टिस्ट को क्या ऑनरेरियम देना है,
हम्म। वो टाइम के हिसाब से आप, वो भी नॉमिनल सब जगह डिसाइडेड है ना, कि कितना कितने दिन का अगर सिंपोजियम है तो उतने कितना मिलना है। तो ये कोई ऐसा मतलब वो चीज नहीं है कि नहीं पता लगता, थोड़ा सिंपल बिल्कुल। है। तो मोटे मोटे जो चीजें जरूरत पड़ती है उनके खर्चे हैं, अदरवाइज तो नो डाउट आप पेंटिंग से अगर स्कल्पचर सिंपोजियम को कंपेयर करेंगे तो खर्चा काफी आता काफी। है। बट वो इसी कारण से है कि संसाधन और कई सारे जुटाने पड़ते हैं जैसे ना आप आपको बहुत सारे लोग हैं जिनके फार्म है, मतलब ऐसे फार्म बने हुए हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमें है ना कुछ ये करना है। अब हमें अगर मालूम है तो बात ठीक है, नहीं मालूम है तो उसको उनको हम क्या सजेशन दे वही समझ में नहीं है। नहीं, स्वागत है। अगर इस तरह की कोई है चीज तो हमको अच्छा लगेगा, श्योर अगर श्योर। इस तरह का कि हम काम आ पाए। बिल्कुल। ये वही वाला काम है जो दोबारा आ गया। ये भी स्टोन है ना? हाँ, ये धौलपुर स्टोन है, ओके। राजस्थान, धौलपुर। ये वुड है, ये पंजाब लेंसकार्ट एकेडमी जालंधर में है। बीच में क्या वो मेटल है जो चमक रहा है? वो मेटल है, जी 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 जी। ये जो नेचुरल क्रैक्स आते हैं वुड में, तो कई सबका अपना अपना है, स्कल्पटर्स में इसको फिल कर देते हैं वुड से ही, वुड के बुरादे से। ओके। बट मैंने उसको रिटेन किया, उसकी ब्यूटी को उसमें सिर्फ मैंने कॉपर शीट्स अंदर उसके अंदर इम्प्लांट कर। ये क्या पोर करके तो डाला है कि या शीट्स को ठोक ठोक के फिट किया है उसमें? शीट को ठोक ठोक के, हाँ, शीट्स को अंदर ओके। उसके अंदर। क्योंकि ये एक क्वेश्चन होता है ना कि उसमें पोरिंग की भी व्यवस्था है, लेकिन अगर पोरिंग करने जाए फिर वो जल जाए ऐसे तो वो वुड में। हाँ, नहीं, वो पोरिंग की व्यवस्था तो वो नहीं कर सकते वुड में, वो फिर जल जाएगा। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन यही है कि मैंने वो जो उसकी नेचुरल ब्यूटी थी वुड की, वो उसको कैसे रिटेन करना है, बिल्कुल। उसको मैंने, मेरा एक अलग नजरिया था, मैंने उसको रिटेन किया और सिर्फ वाह। इम्प्लांट किया उसमें। ये भी मेरा काम नेशनल में रहा है, वाह। इधर का भी। ओके। इसमें क्या गोल्ड फॉइल भी यूज किया हुआ है? ये ब्रोंज है, ब्रॉन्ज ही है पूरा? ब्रोंज। ओके। ये भी ब्रोंज, ये भी है। वाह। ये ये वो ये सीरीज मेरी, मून सीरीज मेरी स्टार्ट हुई है अराउंड 5 साल पहले, ओके। अब से 6 साल पहले। तो इसमें ये आई थिंक फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ काम था मेरा, जो मैंने स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक में मैंने जो काम किया, वर्कशॉप। ये कोची बिनाले के टाइम में अ, वहाँ पे एक ट्रेडिशनल विलेज है मेटल कास्टर्स का। तो ये एक बहुत बड़ा सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी दोनों तरह के आर्टिस्टों ने मिलकर मेटल कास्टिंग में काम किया, जिसमें सभी तरह के अलग अलग देश में जितनी भी तरह की मेटल कास्टिंग की परंपराएं हैं जी। ट्रेडिशनल, उन डोगरा उनके का आर्टिस्ट आए थे। कंटेम्प्रेरी तक। डोगरा वाले भी आए थे जी, डोगरा वाले भी आए थे, इधर केरल के भी थे कुछ, साउथ से भी आए थे। तो और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट भी थे, तो सभी ने अपने अपनी टेक्निक्स पे काम किया। इसमें हमने फिर और आगे मिलके कि हमने टेक्निक मतलब आई मीन वर्क हमारे स्टाइल का था जो कंटेम्प्रेरी खुद करते थे, बट हमने टेक्निक उनकी ली, उनकी टेक्निक से काम किया। हाँ हाँ। ये बड़ा मतलब अच्छा, ये वही बहुत बना? इम्पोर्टेंट। ये मेरा पहला काम था जो मून सीरीज का था, तो वहीं पे किया था केरल में कुछ चीज़। ओके। ये वो ये मून मेटल था सीरीज ना? का काम। ये मेटल है, ब्रोंज। ये अराउंड 3 फीट हाइट का वर्क है, हाँ हाँ। जो मेटल वाला ब्रोंज। और ये ब्लैक मार्बल?
ये ब्लैक मार्बल है। ओके। ये भी मैंने वही बुल और मून को लेके जो सीरीज की थी। अच्छा, दूसरा मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, जैसे ये इसमें जो व्हाइट पार्ट है, ये अगर इसमें पॉलिशिंग नहीं करे तो वो व्हाइट रह जाता है? हाँ ये वाइट, ये डिफरेंट है इसमें देखो। और भी जो चीजें हैं ऊपर, एक वाइट है, एक कुछ कम वाइट है, हाँ वो टेक्सचर्ड है, कुछ प्लेन है, कुछ मल्टीपल तरह से हम ब्लैक को यूज कर सकते हैं। इसमें ब्लैक मार्बल में बहुत पॉसिबिलिटीज है। हाँ हाँ। ओके। इसका अपना भी टेक्सचर बड़ा सुंदर अंदर से निकलता है। अच्छा, और जो ये शाइन कर रहा है, ये पॉलिश करने के बाद ऐसा हो जाता है? पॉलिश्ड, पॉलिश्ड, जो पोर्शन पॉलिश किया है वो शाइन कर रहा है उसके बाद फिर। ये मैंने शिव के बुल, नंदी बुल और चंद्रमा को लेके मैंने चंद्रमा के। वाह। ब्लेंड किया थोड़ा सीरीज। ये इसका फ्रंटल पार्ट। ये कहाँ इंस्टॉल है? ये चंडीगढ़ के रोज गार्डन में, बहुत प्रेस्टिजियस रोज गार्डन है, जाके ओके। रोज गार्डन। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत फेमस है रोज गार्डन चंडीगढ़ का। ये रोज गार्डन के अंदर ही स्टॉल। वाह। ये सिंपोजियम मैंने ही कोऑर्डिनेट किया था सारा। ओके। उस समय की फोटोग्राफ्स। हम्म। ये यहाँ पे चंडीगढ़ के पास ही पंचकुला है एक जगह, वहाँ पे माता मनसा देवी का मंदिर है। वहाँ पे हरियाणा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने ये ऑर्गेनाइज किया। ओके। इसमें ये भी ब्लैक ब्लैक मार्बल में काम है मेरा। हाँ हाँ। तो ये वाले स्टोन कहाँ से, मकराना से ही आता है? नहीं नहीं, ये भैंसलाना है। ये जयपुर से थोड़ी दूर पहले कोटपुतली एक जगह है, वहाँ पे हाँ, मतलब भैंसलाना करके माइंस है। राजस्थान से ही जाता है ना मोस्टली सब? हाँ है राइस, है ओके। भैंसलाना। हम्म। क्योंकि मैंने वो इमेजेस में देखे हैं, वो तो लाइफ साइज से बड़े बड़े इमेज, वो स्टोन है उसको हाँ पानी के ये भी साथ। अराउंड 6 फीट का काम है ये, 6 साढ़े 6 फीट का काम। ओके। हाइट। क्योंकि ये जितना स्केच बुक में ड्रॉ करना और उसके बाद स्टोन पे उसको लेके आना, वो तो बहुत हाँ ये यही एक चीज थी जिसकी वजह से मेरे को स्कल्पचर से प्यार हुआ। कि बियॉन्ड स्केच बुक, तो हम उसको सोचते हैं ना तो 3D में तो कैसे सोच सकते हैं, तो वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। ये वुडन को लेके आपने लॉकडाउन में भी कुछ किया ना ऐसा? बस ये लॉकडाउन का ही मेरा सीरीज है पूरी। लॉकडाउन में एक्चुअली मेरा जो स्टूडियो था जीरकपुर में, आई मीन यहाँ चंडीगढ़ के पास ही, वो लॉकडाउन मैंने तभी शिफ्ट किया था गवर्नमेंट ओके। अकाउंट। ये पीछे वाला जो काम है, वो कहीं डिस्प्ले हुआ था लॉकडाउन में? आपके अभी जो पीछे वाला तो ये मेरी वाइफ का काम। नहीं, आपके अभी जहाँ पीछे वाला बैठे पेंटिंग। हाँ ये भी, ये इसी काफी सारी सीरीज मैंने इसमें की है इस दौरान। हैं। ओके। अ, ये लॉकडाउन में शुरू हुआ, हाँ हाँ। क्योंकि लॉकडाउन में मैं अपने स्टूडियो से दूर था और नए घर में शिफ्ट किया था। ओके। तो देर वॉज नथिंग विद मी टू क्रिएट। मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसको बताना, नॉट अ सिंगल नेम। हाँ हाँ। तो कुछ कुछ भी नहीं था। तो ये जब, क्योंकि नया घर में शिफ्ट किया था तो घर में हवन जरूर हुआ था, तो हवन की लकड़ियां और ये रोली मोली धागा ये अवेलेबल था घर में। हाँ हाँ। लॉकडाउन होने के बाद चंडीगढ़ में थोड़ा स्ट्रिक्ट था, तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते फर्स्ट लॉकडाउन। तो कलाकार की जील जब होती है ना, तो वो जागृत होती है। तो वो जब वो लकड़ियां मिली, तो माध्यम तो है ना मेरा स्कल्पचर का, वुड। बिल्कुल। तो वो इंट्रैक्शन करके जब हुआ तो वो सामने कुछ आया। तो वो दो चीजें थी, धागा था, मौली, और ये हवन की लकड़ियां। तो ये मैं जोड़ के
कुछ इंस्टॉलेशन काइंड ऑफ परफॉर्मेंस काइंड ऑफ मैंने वर्क किया था, जिसके साथ मैंने गायत्री मंत्र के साथ मैंने ये सारा वर्क वीडियोस भी पूरे बनाए थे ओके। उस समय में, लॉकडाउन के टाइम में। तो एक पॉजिटिव वाइब देने के लिए समाज में कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, तो उस समय काफी काफी काम मैंने किए। ये बिल्कुल। भी उसी समय का काम है जब ये माइग्रेशन हो रही थी। हाँ हाँ। काफी लोग अपने लेके जा रहे थे सामान, और पैदल भी बस लोग वो पैदल फील चल रहे थे। है। हाँ, तो मेरे पास माध्यम कुछ था नहीं, घर में ये लकड़ियाँ थी, लकड़ियाँ भी लिमिटेड थी। और उसके बाद लकड़ियाँ खत्म हो गई, तो फिर मैंने वो पेड़ से तोड़ तोड़ के, कि पेड़ बहुत है हमारे यहाँ चंडीगढ़ में, तो जी। वो अवेलेबल थे गवर्नमेंट अकोमोडेशन के आसपास, तो मैंने वो तोड़ तोड़ के मैंने बांध के काम किया। तो ये मेरी एक अलग से सीरीज स्टार्ट हो गई। हाँ एक हाँ। नया मीडियम मेरे को उस समय मिल गया, ओके। एक्सप्रेशन। दूसरा वो उसका शेडो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट लग रहा है उसका। ये वो इमेजेस बहुत बहुत जिसको कहते हैं ना, दुखदाई थी। हम्म। तो उनको लेके काम किया, माइग्रेशन। ये आर्टिकल्स भी उस टाइम पे छपे, ये भी मैंने फिर जब नेक्स्ट नेक्स्ट ओके। ये ये भी वर्क उसी टाइम का है, वो बाद डिस्प्ले हुआ। अ, और भी मैंने काम इसी सीरीज में किए हैं। फिर तो, जब मेरे पास धागे भी खत्म हो गए, हाँ। तो फिर मैंने गोबर और मिट्टी को मिक्स करके उसकी बाइंडिंग की, फॉर्म फॉर्म बिल्ड करने के लिए। तो उसको फिर बिल्ड करके मैंने काफी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स भी मैंने बिल्ड किए। ये भी मून सीरीज का मैंने फिर उसी टाइम स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन के टाइम। ये चंद्रकलाएं, हर समय हमारा जीवन चांद की पूरा उसी से बंधा हुआ है कि 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष। तो ये जिस तरह से चांद हर समय बदलता रहता है, इसी तरह से हमारा जीवन भी इसी तरह से आगे बढ़ता रहता है। उसको लेके मैंने सीरीज की। बिल्कुल। ये भी उसी सीरीज का पार्ट है। ये एनजेडसीसी ने भी लॉकडाउन में वर्कशॉप की थी, तो मैंने उनके उसी सीरीज को फिर पर ये मैंने जबरदस्त निकल आया नहीं काम ये। हाँ, क्या वो चांद को लेके किया। भाई, ये पॉलिश होने के बाद तो उसका एक अलग ही चार्म दिख रहा है। हाँ, ये शीशम वुड है, भाई। और ये करीब 3.5 फीट का हाइट का। ओके। हम्म। ये इसका क्या साइज होगा? ये छोटा तो लग नहीं रहा है ये। ये ये 11 फीट करीब है, 11 फीट हाइट है। हाँ। इसमें ये सैंडस्टोन है नीचे, जो ब्राउन कलर का दिख रहा है, और वाइट वाला ये मार्बल, वाइट मार्बल, जी। गुजरात का बाजी, बाजी में अंबाजी वाला। साप्ती। हाँ हाँ। ये वही हुआ था क्या, ये वाला कैंप का काम? ये साप्ती में किया था, साप्ती में की, ओके। अंबाजी। हाँ हाँ। ये गुजरात के स्टोन है सारे। ओके। तो ये मैंने इसको टाइटल दिया था माया, क्योंकि हाँ आपको ये देखो महसूस हो। हाँ, इसका टाइटल माया था क्योंकि आप अभी जैसे जिस पोजीशन में आप इसको देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये गिर जाएगा, शायद गिरने वाला है। हाँ हाँ। तो इसकी यूएसपी ये थी कि ये एंटी ग्रेविटल, इसमें मैंने ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन दिया थे, तो जिसकी वजह से ये एक सर्टन पॉइंट पे जाके वो ज्योमेट्रिकल एक्सीलेंस होता है कि हाँ एक सर्टेन पॉइंट पे जाके लगे कि ये गिर रहा है, बट एक्चुअली वो बैलेंस्ड होता है प्रॉपर। तो ये दो साइड से ऐसा महसूस होता है कि हाँ गिर। फॉल हो रहा है, but ओके। होता नहीं है। माया माया भी हमारे जीवन में ऐसी ही है कि बिल्कुल। वो होता कुछ है, दिखता कुछ है। और ये इसका बैक साइड है, इस कल्चर ओके। 5 एलिमेंट्स को लेके काम किया। हाँ हाँ। वाह। ये भुवनेश्वर इंटरनेशनल सिंपोजियम। ओके। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, एक
बड़े अच्छे स्टोन्स के साथ मेरे को काम करने का मौका मिला, जो कोणार्क टेम्पल में जिस पत्थर का प्रयोग हुआ है, उसी पत्थर में हमने यहाँ पे भुवनेश्वर सिम्पोजियम इंटरनेशनल सिम्पोजियम में काम किया। हम्म। तो बड़ा मजेदार था ये भी। मैंने वहाँ वहीं के जो जगन्नाथ और सुभद्रा जी हैं, उनके तिलक को लेके एक एब्स्ट्रैक्ट काम किया है, ओके। ब्लेंड किया है दोनों तिलक को। अच्छा, ये। जी, ये अभी भुवनेश्वर में विधानसभा के बाहर जो रोड है वहीं पे डिस्प्लेड है। ओके। काफी बड़ा साइज है। कोणार्क वाला स्टोन है, ओके। कोंडोलाइट बोलते हैं। ये तत्वा सिंपोजियम था जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, हम्म। ये भी इंटरनेशनल सिंपोजियम था। ये कहाँ का है? ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन सोनीपत, ओके। वहाँ पे ये भी मैंने कोऑर्डिनेट किया था एक्चुअली। तो ये आप देखो, ये धौलपुर स्टोन है, हाँ। और इसमें वाइट मार्बल की जो सर्कुलर वॉल्स थे, ओके। वाइट मार्बल 5 एलिमेंट्स को लेके काम किया था। पृथ्वी अग्नि जल लगी है। हम्म। ये फिर वो अभी मेरा जो लंदन में ऑप्शन हुआ था ओके। लास्ट ईयर, ये इसमें तो न्यूज़पेपर में खबर ये ज्यादा है कि ये कितने पैसों में बिका, पर हाँ। उससे ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि जो जो लास्ट वाली स्लाइड थी आप। ये। हाँ, तो मेरा वर्क आप इसमें जैसे पढ़ सकते हैं, बेंस की, है ना, रौदा, एंडी वॉरहॉल, बिल्कुल। डाली, इनके काम के साथ मेरा काम डिस्प्ले हुआ था। दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। बिल्कुल, ये एक ऑनर है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा ऑनर था कि इन लोगों को हम देख देख के, पढ़ पढ़ के बड़े बड़े हो। हुए हैं, कुछ आर्ट में थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहे हैं, और उनके साथ एक स्टेज शेयर करना मुझे बिग ऑनर। बहुत गर्व का विषय है। बहुत सारी शुभकामनाएं, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और देश का नाम खूब रोशन करते रहें। ये एक चीज मेरे को ये होना पूछना था, जैसे ये शिपिंग के लिए भी तो बहुत सारे चीजें होती है ना, कि अगर ज्यादा कुछ बड़ा काम हुआ तो उसको शिपिंग में किस तरह से ये करते हैं? शिपिंग का फिर ये एक्चुअली बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। अगर आप प्राइवेट प्राइवेटली भेज रहे हैं, बट जब आप किसी ऑप्शन हाउस के थ्रू भेजते हैं तो आपके पास उनके तरफ से बहुत सारी परमिशंस आ जाती हैं जो गवर्नमेंट में, फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन आप जब प्राइवेटली करते हैं, देन इट मेक्स लिटिल बिल्कुल। ऑप्शन हाउसेस के थ्रू प्रॉब्लम। वो लोग तो वो हैंडल कर लेते हैं, जैसे अगर हमें कहीं कुछ, हाँ हाँ, वो हो जाता तो उसका भी है। लिमिटेशंस होता है ना, अगर इस साइज के वो स्टोन में कहीं बनाना हो तो वो तो स्पॉट पे जाके ही बनाना करना पड़े। हाँ, बड़ा सही। तो फिर इतनी बड़ी शिपिंग वही। हो सकता है, हो सकता हो। बट हम्म। मैंने नहीं किया, मैंने मेरे छोटे साइज के स्कल्पचर्स थे। ऑल्दो इनका वेट काफी था, क्योंकि ब्रॉन्ज के थे, तो अराउंड 4 वर्क थे मेरे, तो वो एक वर्क 30-40 केजी का था, ओके। वेट तो था। ये कहाँ पे हुआ था, ये वाला? ये भोपाल का है, रविंद्र भवन भोपाल। ओके। ये संस्कृति विभाग ने किया था, मध्य प्रदेश। हाँ हाँ, वहाँ पे भी मैंने ये डेविड मेरा। ने जो वो किया था ना। जी जी, डेविड सर, हाँ। डेविड सर ने इसको किया था।
ओके। ये आईटीएम का हाँ, ये अराउंड ये भी काफी बड़ा है। 14 14 फीट इंटरनेशनल सिंपोजियम। वो वहां आप खड़े हैं, उससे ही पता चल रहा है साइज काम का। हाँ, एंगल की वजह से। ये वहां है। ये वहाँ है तो बिल्कुल आईटीएम के गेट पे ही है, जो ग्वालियर है। ग्वालियर में आईटीएम के बिल्कुल एंट्रेंस पे ही। बहुत सुंदर। तो इस तरह से बड़ा मतलब मैं अगेन वो कहूँगा कि सौभाग्यशाली हूँ। बहुत सारे ऐसे गुणी जनों से मेरा मिलना जुलना होता है, जिसकी वजह से मैं इतना बड़ा कुछ सोच पाता हूँ, कर पाता हूँ। इतना प्यार देने वाले लोग हैं। ये माइंड ट्री वाला काम है। ये माइंड ट्री वाला काम, माइंड ट्री में किया। इसमें भी रेड स्टोन, रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल दोनों को लेकर। ये कहाँ हुआ था एग्जीबिशन? ये चंडीगढ़ रेड क्लब में ही हुई थी। ओके। ये ये भी भारत भवन भोपाल में शो हुआ था हमारा। हाँ। ये डिफरेंट एग्जीबिशन है, रिपीट होगा। अच्छा, हम उल्टा जा रहे हैं, सॉरी। Yes। ये कुछ इंटरनेशनल एग्जीबिशंस भी मेरे को क्यूरेट करने का मौका मिला चंडीगढ़। जैसे क्योंकि मैं चंडीगढ़ म्यूजियम में भी हूँ, ओके। तो काफी फोटोग्राफर्स की और ये ब्रिटिश म्यूजियम एग्जीबिशंस को भी मैंने ऑर्गेनाइज किया, क्यूरेट किया। ये ग्वाटेमाला हाँ, एग्जीबिशन थी। गवर्नर साहब थे चंडीगढ़ के। ओके। अच्छा, यहाँ डॉक्टर प्रेजेंटेशन भीम गोसानी। समाप्त होता है। सवाल लास्ट जो होता है वो नए अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए है, जो लोग अभी में पास आउट होके आए हैं या फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक सजेशन। और लास्ट में 2 मिनट इस चैनल के लिए आप जरूर अपने दो शब्द कहिएगा। अपकमिंग स्टूडेंट्स या आर्ट में जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्कल्पचर में खास तौर से, क्योंकि मैं स्कल्पचर पे ही, तो मैं भी, मुझे लगता है कि अभी जितना भी काम मैंने किया है, तो मुझे लगता है कि अभी तो शायद शुरुआत ही है और अभी बहुत कुछ करना है। और मैं जब भी कुछ काम करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा काम कर लिया है। ऐसा लगता है कि हाँ, अभी अभी कुछ करना है, और करने के बाद भी ये लगता है कि यार नहीं, अभी बात बनी नहीं। तो वो एक जो है ना, एक रास्ता हमेशा आगे के लिए खोलना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जिद, उसके लिए बिल्कुल। जिद बड़ी इम्पोर्टेंट है ना? तो हम सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है खुद खुद पे काम करना। तलाश। आर्ट तलाश। तो अगर हम खुद की तलाश करने में समय लगाएंगे तो वो कभी खत्म नहीं होगी। वो अंतर्मन इतना इतना विस्तृत है, इतना गहरा है कि आप जितना अंदर जाएंगे उतना गहरा, उतना उतना दूर तक उसको एक्सप्लोर करते रहेंगे और आनंद की डुबकियां लगाते रहेंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर अगर वो एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो जाए एक बार,
तो वो आपको आनंद ही आनंद देती है, और आनंद के साथ आपको आगे चलने का रास्ता दिखाती रहती है। तो ये नए बच्चों के लिए भी है, और मैं खुद के लिए भी कहता हूँ कि मैं खुद भी अभी इसी नया ही हूँ, काम कर रहा हूँ अभी भी, चल रहा हूँ। कहाँ तक चलते हैं देखते हैं, खुद का मजा लेते हैं, सफर का आनंद लेते हैं, मंजिल का पता नहीं है, बिल्कुल, सफर का हमारी आनंद बहुत ले। सारी शुभकामनाएं हैं। आप देश का नाम खूब रोशन करते रहें, खूब बड़े बड़े स्टोन काटें। और अंत में हम इस चैनल बस, के दो शब्द आपसे चाहेंगे, और हम ये भी चाहेंगे कि आप अपने व्यूअर्स को जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। है ना, गोविंद भाई जो ये काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। और जिसको कहते हैं ना कि, इसको कहते हैं, आप निस्वार्थ भाव से जो ये काम कर रहे हैं, मैंने पहले पहले भी बोला, ये एक निस्वार्थ सेवा है। और ये इसमें साधुवाद के अलावा कुछ हो नहीं सकता। कि आपको पूरा जो एक इंडियन आर्ट फर्टिलिटी की तरफ से साधुवाद होना चाहिए, क्योंकि ना केवल इसमें जो एस्टेब्लिश आर्टिस्ट हैं, और जो नए आर्ट को समझना सीखना और उसमें कुछ व्यवहार करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये चैनल्स में जो इंटरव्यूज और जो इंटरेक्शंस और जो वर्कशॉप के आप ब्लॉग्स जो बनाते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होते हैं। वो बिल्कुल। इंफॉर्मेशन मैं याद करता हूँ कि मुझे शायद जब हम लोग छोटे थे, हम लोग इस फील्ड में स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो शायद ही कहीं किसी ने बताए हो, या उस तरह की इंफॉर्मेशन शायद ही किसी ने दी। लेकिन आपका जो ये चैनल के माध्यम से बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि इजी सबके लिए अप्रोच हो गई है, वो सारी चीजें समझने में, आर्टिस्टों की लाइफ को समझने में, आर्ट की जर्नी को एक दूसरे अपने आप से कनेक्ट करने के लिए एक इजी आपने एक माध्यम उपलब्ध करा दिया सबको। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आने वाले जीवन के लिए, आने वाले समय के लिए। आप फले फूले और ये चैनल जो है खूब तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो और आपका धन्यवाद सर, आपका आपका धन्यवाद। भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे, आपने इतना सारा समय दिया इस बातचीत के लिए। और उन दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस बातचीत को मन लगाकर सुना। और हम चाहेंगे कि अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हैं दर्शकों, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। ऑब्वियसली विशाल जी जब भी उनको समय मिलेगा आपको जरूर जवाब देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः। थैंक यू नमस्कार। सर, थैंक यू बहुत बहुत आपको धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।